गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सरल क्लासेज रैनी में। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 की, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो कल हम पढ़ रहे थे भारत की संघीय व्यवस्था को, कि भारत में संघात्मक शासन अपनाया गया है या एकात्मक शासन अपनाया गया है। तो देखिए, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों को इसमें निहित किया गया है, क्योंकि भारत विशाल जनसंख्या और विशाल बहुलता वाला क्षेत्र है और भारत की विखंडनकारी शक्तियों को न तोड़ने के लिए भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक तत्वों को अपनाया गया है। तो कल हमने पढ़ा था भारतीय संघीय व्यवस्था के तत्वों को, विशेषताओं को और उनके लक्षणों को, कि कौन कौन से उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे एक संविधान, एकल नागरिकता, मान्यता केंद्र को दी गई है, राज्यों का सदन राज्यसभा, ठीक है ना। इन चीज़ों को यहाँ पर प्रमुखता दी गई है कि संघात्मक व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है, भारत, अमेरिका, ठीक है ना, इन देशों में पाई जाती है। इसकी जो परिभाषा थी ये थी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, वह भारतीय संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? संघीय शासन की स्थापना की गई है। जैसे आपको बताया था, संघात्मक हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द फेडरलिज्म हो जाएगा, लैटिन भाषा के फोडस से बनाया, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता, ठीक है ना, कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संधि या समझौते के माध्यम से, ठीक है ना, अपने लिए सामान्य सरकार की स्थापना करें, तो वह संघात्मक शासन व्यवस्था में आ जाती है। आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा जो अगला टॉपिक कल रह गया था, वह है भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, ठीक है ना, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। तो देखिए, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियों को हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय संघवाद को किन किन व्यक्तियों ने किस तरीके से इसको बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति की। भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति को संविधानविदों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, जिन्होंने संविधान को बनाया था विश्व के प्रति। तो बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने संविधान के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम केसी वियर की। किसकी बात करेंगे? केसी वियर की। तो देखिए, केसी वियर ने भारतीय संघवाद को या भारतीय संविधान को कैसा संघवाद कहा है? अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। तो केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। क्या कहा है? अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा इसकी डेफिनेशन किस तरीके से इन्होंने कहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। किनका नाम आता है? ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को या भारतीय संघवाद को क्या कहा है? सहयोगी संघवाद कहा है। क्या कहा है? सहयोगी संघवाद कहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूछा जाता है कि केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्ध संघीय या अर्ध संघात्मक संविधान कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? सहयोगी संघवाद। क्या कहा है? सहयोगी संघवाद। उसके बाद आते हैं मॉरिस जोन्स। कौन आता है? मॉरिस जोन्स। तो देखिए, मॉरिस जोन्स ने, ठीक है ना, तो मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। क्या कहा है? सौदेबाजी का संघवाद कहा है। अब बात कर, ये तो थे अन्य देशों के विचारकों ने भारतीय संविधान के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया है। अब हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान के जनक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान का इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सहयोगी के साथ साथ, किसके साथ साथ? सहयोगी के साथ साथ, सहयोगी संघवाद के साथ साथ संघात्मक संघवाद भी माना है।
सहयोगी के साथ साथ संघात्मक संविधान भी माना है। कैसा माना है? संघात्मक। इसमें लक्षण कैसे पाए जाते हैं? एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है ना। संविधान में संघवाद के स्थान पर, जैसे मैंने बताया था कल आपको कि संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए, संघवाद के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है संविधान में? राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब भारत को, किसको? भारत को विनाशी राज्यों का, किसका? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? अविनाशी संघ कहा गया है। अविनाशी संघ कहा गया है। ठीक है ना। संघ की संज्ञा दी गई है या कहा गया है। इसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। तो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे संसद को भी, फिर भी बता देते हैं कि भारतीय संसद में 2 सदन है। एक लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा जिसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। ठीक है ना। लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है ना। ये संसद के क्या है? 2 सदन है। अंग पूछे तो अंग कितने हैं? 3 हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के क्या हो जाएंगे? 3 अंग हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे इसकी डेफिनेशन की कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा। थोड़ा साफ कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए, इनके अर्थों के बारे में हम समझते हैं। किन के बारे में समझेंगे? अर्थों के बारे में समझेंगे। उसके बाद आएगा सरकारी आयोग। किसमें? चैप्टर में कहा गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। कैसे लक्षण पाए जाते हैं? एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। प्रभुता किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। किसको ज़्यादा महत्वता दी गई है? केंद्र को। ठीक है ना। तो देखिए, सरकारी आयोग, संघ व सरकारी आयोग, किसकी बात कर रहे हैं हमें? सरकारी आयोग। एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम क्या था? सरकारी आयोग। तो देखिए, संघ व राज्यों के आपसी विवादों को, संघ व राज्यों के आपसी विवादों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? संघ व राज्यों के आपसी विवाद हेतु, आपसी विवादों के अध्ययन हेतु, ठीक है ना, सरकारी आयोग गठित किया गया था। संघ देश से संबंधित है, राज्य प्रांतों से संबंधित है। जैसे देश की हम बात करें तो हमारे देश की बात करें भारत, राज्यों की बात करें राजस्थान, किसकी बात? ठीक है ना। संघ व राज्य दोनों हो जाएगा इसमें। अब देखिए आगे, तो सरकारी आयोग संघ व राज्यों के आपसी विवादों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारी आयोग गठित किया गया था। सरकारी जो आयोग है कब गठित किया गया था? देखिए, सरकारी आयोग गठित कब किया गया था? 1983 में। सरकारी आयोग 1983 में गठित किया गया था। ध्यान रखना कि एक आयोग गठित किया गया था संघ व राज्यों के आपसी विवादों के अध्ययन के हेतु, और उसका गठन कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। ठीक है ना। और सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1988 में। कब प्रस्तुत की? 1988 में। और रिपोर्ट में केंद्र को क्या बना दिया? मजबूत और सुदृढ़ बनाने का क्या किया? सुझाव दिया। रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मजबूत किसको बनाया गया? सुदृढ़ किसको बनाया गया? केंद्र को। किसको बनाया गया? केंद्र को सुदृढ़ बनाने का विचार दिया गया था। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने 1983 में संघ व राज्यों के आपसी विवादों के अध्ययन हेतु सरकारी आयोग का गठन किया। इस 3 सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1988 में। कब प्रस्तुत की? 1988 में। सरकारी आयोग की सिफारिशों, ध्यान देना, सरकारी आयोग की सिफारिशों। तो सरकारी आयोग की सिफारिशों द्वारा प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध की महत्ता का पता चलता है। ठीक है ना। और केंद्र और राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए आर्थिक उदारीकरण और संविधान संशोधन की सिफारिश की गई है। किसकी सिफारिश की गई है?
संविधान संशोधन की सिफारिश की गई है। और केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। उस संबंधों के अध्ययन हेतु एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। न्यायाधीश रणजीत सिंह, ठीक है ना। तो न्यायाधीश रणजीत सिंह जी ने सरकारी आयोग की अध्यक्षता का गठन किया या अध्यक्षता की। सरकारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? न्यायाधीश रणजीत सिंह जी ने, ठीक है ना। ये सरकारी आयोग आपका कंप्लीट होता है। दोबारा से बता देता हूं कि संघ व राज्यों के आपसी विवाद को निपटाने के लिए 1983 में न्यायाधीश डॉक्टर रणजीत सिंह की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1988 में। क्यों की गई थी? इसमें केंद्र को क्या बना दिया गया? मजबूत बनाया गया है। केंद्र को क्या बनाया गया है? मजबूत बनाया गया है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि केसी वियर ने भारतीय संघवाद को क्या कहा है? केसी वियर ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय संघात्मक कहा है। कैसा संघात्मक कहा है? अर्धसंघीय संघात्मक कहा है, ठीक है ना। क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ, किसके साथ साथ? संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। इसलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? अर्धसंघात्मक संविधान कहा है। उपयुक्त विवेचन के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव है, उसके बाद सरकारी आयोग गठित किया गया है। सौदेबाजी वाला संघवाद, तो सौदेबाजी वाला जो संघवाद कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था? मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। सौदेबाजी का संघवाद कहा गया था। भारत को विनाशी राज्यों का क्या कहा जाता है? अविनाशी संघ भी कहा जाता है। कि भारत विनाशी राज्यों का कैसा संघ माना जाता है? अविनाशी संघ माना जाता है। इसी साथ आपका यहाँ जो अध्याय 3 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इस अध्याय 3 को हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि अध्याय 3 में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए अध्याय 3 नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। इसके बाद आपके पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में खंड ब की इकाई 1 कंप्लीट होती है, जिसमें 1 से 3 तक चैप्टर है। संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और जो थर्ड है वो आपका है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। कौन सा चैप्टर है? भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना, नोट्स उपलब्ध करवा ही चुका हूं मैं आप लोगों को। अब भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं डिटेल से, समझना। तो देखिए स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो देखिए सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर, सत्ता की शक्ति तथा वितरणों तथा स्तरों के आधार पर शासन प्रणाली के 2 रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं? 2 रूप पाए जाते हैं। सत्ता के शक्तियों के आधार पर शासन प्रणाली के 2 रूप पाए जाते हैं, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक। दूसरा कौन सा पाया जाता है? एकात्मक, ठीक है ना। संघात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है? भारत, रूस, ठीक है ना, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन देशों में। यहाँ ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और दोनों ही शक्तियां, दोनों ही सरकारें अपने क्षेत्रों में कैसी है? स्वतंत्र है। दोनों ही सरकारें अपने क्षेत्रों में कैसी मानी जाती है? स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम एकात्मक शासन प्रणाली की, कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा केंद्र को निहित की गई है। किसके निहित की गई है? केंद्र सरकार को निहित की गई है, ठीक है ना। वो एकात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। संघात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है? भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड।
कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्विस भी कह सकते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम जैसे देशों में पाई जाती है। ये एकात्मक शासन प्रणाली आ जाती है आपकी। ठीक है, फिर संघात्मक का अर्थ पूछा जाता है। संघात्मक का क्या अर्थ होता है? जैसे मैंने आपको बताया, संघात्मक इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है, लैटिन भाषा के पोडो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। और संघीय व्यवस्था का निर्माण दो प्रकार से होता है। संघीय व्यवस्था का निर्माण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है कि जब अनेक संप्रभु या अनेक सरकार इकाइयां आपस में मिलकर एक हो जाए तो वो क्या कहलाती है? एकात्मक सरकार। ठीक है ना, जब अनेक संप्रभु इकाइयां आपस में मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाए, जैसे अमेरिकी संघ। और जब एक बड़ी राजनीतिक इकाई को कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इकाई यहाँ राज्यों को कहा गया है, जैसे भारत सरकार। संघीय शासन की जो मुख्य विशेषता है वो लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान है। संघीय शासन की जो मुख्य विशेषता है वो है कि लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है ना, 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघीय शासन के जो गौण लक्षण है, तो गौण लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे दोहरी नागरिकता, ठीक है ना, द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका, संप्रभुता का दोहरा प्रयोग। फिर शक्तियों का जो स्पष्ट विभाजन किया गया है लक्षणों में, तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है सूचियों को। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय केंद्र को कानून बनाने के लिए दिए गए हैं, राज्य में 66 एंड समवर्ती सूची में इसमें केंद्र का कानून बनाने का अधिकार है, इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र प्लस राज्य दोनों को क्या है? कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति निहित है और राज्यों के पास कौन सी शक्ति निहित है। उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था, संघ या केंद्र सरकार और विभिन्न इकाइयों की सरकार। ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता कि ब्रिटेन में संसद को अमेरिका और में उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चतम माना गया है। ब्रिटेन में संसद को और अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को सर्वोत्तम माना गया है। इन दोनों के विपरीत भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जो दूसरी विशेषता है आपकी कि ब्रिटेन में संसद को, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को, भारत में किसको सर्वोच्च माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि संविधान से ही शासन के 3 अंगों एवं राज्य सरकार को शक्तियां प्राप्त होती है। शासन के 3 अंग, सरकार के 3 अंग, ठीक है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लिखित एवं कठोर संविधान, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के लक्षण एकात्मक होते हैं, जैसे एक संविधान। संपूर्ण देश के लिए एक संविधान की व्यवस्था कैसी की गई है? एक संविधान की व्यवस्था की गई है। शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में। जब टकराव की स्थिति होती है तो राज्य और केंद्र में से मान्यता किसको दी जाएगी? यहाँ केंद्र को दी जाएगी। इकहरी नागरिकता प्रावधान किया गया है कि भारत की विखंडनकारी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, ठीक है ना, क्योंकि संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, परंतु भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी कैसी नागरिकता पाई जाती है? इकहरी। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपके यहाँ अध्याय 3 कंप्लीट होता है। अध्याय 3 क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए, किसको सुधारने के लिए? केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए, ठीक है, सरकारी आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। भारत में राज्यों के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि भारत में अगर राज्यों की हम बात करें तो वर्तमान में आपके जो किताब में लिखा हुआ है 29 और 7 कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में पूर्ण रूप से मिला लिया गया है। तो अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। तो
राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कौन करता है? जिस तरह से देश में राष्ट्रपति कार्य करता है, वैसे ही राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है ना। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। इसी के साथ यहाँ आपका जो चैप्टर है 3 ये कंप्लीट होता है। और कुछ जो समस्याएं हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? आपको क्या लिखना है? 28। क्या लिखना है? 28। किताब में 29 लिखा हुआ है आपके, परंतु वर्तमान में 28 हो गए। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है। किसको होता है? केंद्र को। राज्य सूची में, राज्य को, और समवर्ती सूची में दोनों को होता है, परंतु टकराव की स्थिति में मान्यता किसको दी जाएगी? टकराव की स्थिति में मान्यता केंद्र को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? केंद्र को दी जाएगी। ठीक है ना। आपातकाल में मैंने बताया था आपको कि संविधान में आपातकाल के उपबंध हेतु 3 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को 2 प्रकार के सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है। जैसे सामान्यकालीन कौन कौन? विधायी कार्य, न्यायिक कार्य, वित्तीय कार्य। संकटकालीन या आपातकालीन जिसको कहते हैं, इसमें 352, 356 और 360 ये अनुच्छेद भारत में आपातकाल के उपबंध में प्रबंध किए गए हैं। ठीक है। 352 संपूर्ण देश में जब आपातकाल लगाना होता है कि देश में क्या हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, 352 लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 356 जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और 360 कब लगाया जाता है? 360 लगाया जाता है कि जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, परंतु भारत में ऐसा भी एक बार भी नहीं हुआ है कि भारत का खजाना खाली हुआ हो। ठीक है ना। इसी के साथ यहाँ आपकी इकाई कंप्लीट होती है। अब आगे जो देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप इन तीनों वीडियो का अध्ययन ध्यान से करें। ठीक है। और कुछ कोई समस्या हो तो नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। धन्यवाद।